जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और ये वन शॉट वीडियो होगा जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके सारे टर्म्स हम लोग वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे एंड डेरिवेशन सारे टॉपिक्स के करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। हीट की वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के कितने प्रॉपर्टीज, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगी। हमें पता है देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैटर के जो टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं। अगर हम उनको हीट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है? सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ सकता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा और लिक्विड एक्सपांड होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर गैसेस को हीट करते तो अगेन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो इंक्रीज होगा और उसके वजह से एक्सपांशन इन गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बेसिकली यही सब टर्म्स हमें पढ़ना है। अब हम पहले बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के यहाँ पे हमने 4 स्केल बनाए हैं, ठीक है। कौन कौन सा 4 स्केल है? जो पहला है वो डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस है स्केल। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है र्यूमर स्केल। तो इनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है कि ये सेल्सियस का जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस इट इज 100 डिग्री। तो ये जो थर्मोमीटर है ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। किसमें? 100 इक्वल पार्ट्स में। लोअर पार्ट इज 0 एंड हायर पार्ट इज 100। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में जो लोअर पार्ट है वो -32 फ़ारेनहाइट है और जो अपर पार्ट है वो 185 फ़ारेनहाइट है, राइट। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? -32, कहीं तो 0 आएगा और 0 के बाद फिर 180 आया, तो 180 + 32 मिलके 212 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब तीसरा बात करो केल्विन स्केल। तो केल्विन का जो है ये लोअर पार्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -273 केल्विन है और जो इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो -273, ये 100 केल्विन है। तो ऑफ कोर्स ये देख लें -273 तो 0 कहीं होगा और 0 के बाद ये 100, तो -273 टू 0 कितना हो गया? 273 और ये 100 मिला के 373 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होता है स्केल। और र्यूमर जो है वो 0 to 80, तो 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है। तो इनका जो टेम्परेचर स्केल का रिलेशन है ये हम यहीं से डिसाइड कर लेते हैं। तो आप देखिए जरा ध्यान से, इसको हमने कितना लिखा है? दिस इज, ये पार्ट हमारा कितना है? C-0/100 क्यों किया? सेल्सियस का लोअर जो पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट, वो 0 है। वाटर के लिए सब हमने रेफरेंस लिया 0, तो C-0 बाई कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? 100। या बॉइलिंग पॉइंट देख लें, बॉइलिंग पॉइंट 100 है। यहाँ फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 है, तो F-32 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 180, सो F-32/180। केल्विन स्केल में K माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा -273 और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो K -273/100। र्यूमर स्केल में R माइनस इसका 0 है और ऊपर का पार्ट कितना है? 80 है, तो R -0/80। तो ये हमारा चारों स्केल में रिलेशन मिल गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया C/100, यहीं पे लिख देता हूं मैं, C/100 is equals to F-32/180 एंड ये आ गया K -273/100 और ये आ गया
r माइनस 0, तो r ही आ गया ना, तो r बाई 80। अभी सबको मैं क्या करूं, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी को 20 से, 20 20 20 20, तो 24 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, सॉरी दिस विल बी 5। तो हमें क्या मिला, c बाई 5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल्स टू k माइनस 273 बाई 5 इज इक्वल्स टू r बाई 4। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का तरीका है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। अभी एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी हमें पता है कि C जो है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, बट जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, वो हम किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में अगर किसी को 100 डिग्री हो गया तो हम बोलते हैं फीवर है, ठीक है। वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉयल होता है, ठीक है। तो हम किसी के सर पे केतली रख के चाय बना सकते हैं, अगर 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सेल्सियस में, तो सेल्सियस में नहीं होता, किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। तो फ़ारेनहाइट, हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें, तो ये, तो सेल्सियस हमारा C के जगह हम 37 डाल दें, और F का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो C के जगह हमने क्या डाल दिया, 37, तो 37 बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। तो जस्ट बाई डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 37 इंटू 9 किया तो 333 आ गया, और 5F माइनस 32 इंटू 5 इज 160, तो 5F का वैल्यू निकाल लें, इट विल बी 333 प्लस 160 विच बिकम 493, राइट। तो 5F का वैल्यू 493 है, तो F का वैल्यू कितना हो गया, 493 बाई 5 विच बिकम 98.6। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज बॉयल्स लॉ। कुछ लॉज हैं, गैस लॉज। बॉयल्स लॉ क्या है, नाम से क्लियर है, बॉयल्स लॉ, बट आप इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बॉयल्स लॉ कम्स बाय द प्रेसिंग ऑफ बलून। आप इमेजिन करो, एक बलून है, बलून को हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसका साइज कम होगा, साइज मतलब वॉल्यूम कम होगा। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। और हम सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं ना, अभी जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, यहाँ पे मैं अगर एक बलून लेके खड़ा हूँ तो बलून को प्रेस कर रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, बट आई एम नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड, तो इट स्टेट्स दैट at a constant temperature volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure। तो volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature, at constant temperature। तो what we can say कि V is inversely proportional to pressure, so V is equals to V, या मैं सीधा बोल दूं कि PV जो है, ये P को इधर लेके आ जाए तो PV is constant, right? So we will get P1 V1 is equals to P2 V2। ये हमारा कौन सा लॉ है, दैट इज द बॉयल्स लॉ, राइट। आगे वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि V is inversely proportional to P, so PV is constant, और P1 V1 is equals to P2 V2। अब सेकेंड लॉ है, दैट इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कैसे आया, चार्ल्स लॉ एक आप इमेजिन कर सकते हो कि चाय से आया। कैसे, जब आप चाय बनाते हो तो क्या होता है, चाय बनाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम कम होता है। अरे बर्तन बढ़ जाता है ना, बर्तन बढ़ जाता है मतलब क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम डाउन। तो हाउ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure. आप किचन का प्रेशर चेंज करते हो? नहीं. तो at constant pressure, sorry, volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. ठीक है. So V by T is constant. I can say V by T is कांस्टेंट. ओके, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, तो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 हो जाएगा. स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं. अभी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. हाँ, तो नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन. तो अभी हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, V is inversely proportional to P, V is directly proportional to T is Charles law. दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो LHS सेम है, तो LHS सेम रखा, और RHS में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको ऊपर रखा, इनवर्सली वाले टर्म को, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में रख दिया, जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में रख दिया. तो V is proportional to T by P, so P इधर ले लिया, T नीचे ले लिया, तो PV by T is constant. और अगर ये PV by T constant हुआ तो I can say P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. This is ideal gas equation, right? तो ये हमारा ideal gas equation मिल गया. I hope ये सारे गैस लॉज आप लोगों को समझ में आए होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर. सो अगला टर्म है हमारा, अच्छा यहाँ मैंने उसी को लिखा, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारा? PV is equals to nRT. अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्मल एक्सपांसन. थर्मल मतलब हीट, एक्सपांसन हीट की वजह से जो एक्सपांसन हो. अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका क्या क्या बढ़ सकता है? लेंथ बढ़ सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस एरिया बढ़ सकता है, और वॉल्यूम बढ़ सकता है, राइट? तो व्हेन एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड गेट हीटेड, वही लिखा, इफ एनी आइसोट्रॉपिक सॉलिड गेट हीटेड इट्स लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपांड्स या इंक्रीजेस. दैट एक्सपांसन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांसन. इस एक्सपांसन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल. थर्मल मतलब हीट की वजह से जो एक्सपांसन हो रहा, दैट इज द थर्मल एक्सपांसन. अगर हमने एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ L0 था, L0, इसको हीट किया, इसका लेंथ बढ़ के LT हो गया, इतना जो पार्ट है वो LT माइनस L0 हो गया, ये इंक्रीज इन लेंथ हो गया. तो ये लीनियर एक्सपांसन, क्योंकि लेंथ बढ़ा. अगर लेंथ बढ़ता है तो लीनियर एक्सपांसन. अगर एरिया बढ़ता है, ये ओरिजिनल एरिया था, इसको हीट किया, एरिया बढ़ के इतना हो गया, तो ये एरिया अगर एक्सपांड हुआ तो एरियल या सुपरफिशियल एक्सपांसन. और अगर मान लेते ये ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था और इसको हीट किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांसन, राइट? तो सबसे पहले हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे अबाउट द लीनियर एक्सपांसन. लीनियर एक्सपांसन क्या है? अगर किसी आइसोट्रॉपिक सॉलिड को हम हीट करते हैं और उस हीट की वजह से उसका लेंथ बढ़ता है तो उस एक्सपांसन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपांसन. तो लीनियर एक्सपांसन के लिए हम लोग assumption ले लें कि लेट L0 बी द लेंथ ऑफ थिन मेटल रॉड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिन मेटल रॉड जिसका लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं? L0, ये. और जब इसको हीट करते हैं, L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और ये हो गया LT एट T डिग्री सेल्सियस. जब हमने इसको हीट किया तो इसका लेंथ बढ़ के यहाँ तक हो गया, तो इसका इंक्रीज इन लेंथ कितना मिल गया हमें?
इसका इंक्रीज इन लेंथ हमें मिल गया, इंक्रीज इन लेंथ, इतना पार्ट इसका इंक्रीज इन लेंथ हो गया जो हो गया एल टी माइनस एल नॉट, इट बिकम्स द इंक्रीज इन लेंथ, राइट। तो एल टी बी द लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस, सो इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ एल टी माइनस एल नॉट, और राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ, पहले 0 था और बाद में कितना हो गया T हो गया, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हुआ T माइनस 0, विच आई विल राइट T, राइट। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन ये है कि experimentally it is observed that, I will write experimentally it is observed that, क्या ऑब्जर्वेशन है, इंक्रीज इन लेंथ, increase in length, that is LT minus L naught is directly proportional to the, किसके, पहला ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज L नॉट, एंड दूसरा फैक्टर है राइज इन टेम्परेचर, जिसको हमने क्या लिखा था T डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन करो ना, रॉड है, अगर वो 1 मीटर का है, ठीक है, रॉड 1 मीटर का है और उसको अगर हमने 100 डिग्री पे हीट किया तो उसका इंक्रीज इन लेंथ मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। अगर वो 5 मीटर का होगा तो 5 सेंटीमीटर मिलेगा, तो मतलब इंक्रीज इन लेंथ किसके ऊपर डिपेंड किया, एक ओरिजिनल लेंथ के ऊपर और दूसरा राइज इन टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर, यही दोनों हमने मेंशन किया है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन लेंथ बढ़ेगा, तो देयरफॉर आई कैन से एल टी माइनस एल नॉट दैट इज इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ जो हमारा एल नॉट है, और दूसरा फैक्टर क्या मिला, एल टी माइनस एल नॉट is proportional to rise in temperature that is T डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे या कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, F is proportional to, F नहीं, एल टी माइनस एल नॉट इज proportional to, एल टी माइनस एल नॉट इज proportional to एल नॉट, और दूसरा एल टी माइनस एल नॉट इज प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, राइट। अच्छा सॉरी, कंबाइन कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो एल टी माइनस एल नॉट, जो एल एच एस है दोनों का वो सेम है, तो आर एच एस को कंबाइन कर लें, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू टी, क्योंकि दोनों का आर एच एस न्यूमरेटर में। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लिखते हैं, तो एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट इंटू टी, और यहाँ पे अल्फा जो है ना वो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्या बोलते हैं हम अल्फा को, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ पे अल्फा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, तो अगला पार्ट यहां से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि वी हैव एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट टी, तो अल्फा हो सकता है एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी। यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफाइन कर सकते हैं, और फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, मैं इस एल नॉट को इधर अगर भेज दूं तो मुझे मिलेगा एल टी इज इक्वल्स टू
एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट इंटू टी, राइट। अब एल नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये हो गया हमारा L2 फाइनल लेंथ, LT फाइनल लेंथ। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन इट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो अल्फा वी कैन राइट कि अल्फा है क्या, ये टर्म क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, क्या है, इंक्रीज इन, दिस टर्म इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये टर्म क्या है, टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन may be defined as increase in length per unit original length per degree rise in temperature। तो ये डेफिनेशन हो गया। अभी इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, राइट। एक्चुअली ये आगे था बट हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये हमने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, राइट। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, इट इज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हो गया हमारा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, इसका एक अल्टरनेट फॉर्म है। अल्टरनेट फॉर्म में हमने क्या किया, आई कैन से इट इज अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि कोई रॉड है, अभी LT और L नॉट नहीं ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, मान रहे हैं हम कि L1 इज द लेंथ ऑफ द रॉड एट T1 डिग्री सेल्सियस। जब हम रॉड को हीट करते हैं तो इसका लेंथ L2 हो गया, ऑफ कोर्स बढ़ा ना, तो L2 हो गया एट T2 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ, L2 माइनस L1, राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ, T2 माइनस T1, जिसको अब हमने क्या ले लिया, डेल्टा T। तो हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, जो कि अब L1 है, और इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। वापस दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दिया। और वापस से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लिखेंगे, अल्फा, विच इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहां से अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 अपॉन, ये टर्म इधर लेके आ जाए ना, तो L1 इंटू डेल्टा टी। तो L2 चाहिए अगर हमें, L2, तो L1 को हम इस साइड भेज दें, तो L1 को इस साइड भेजेंगे तो L2 विल बी L1 प्लस अल्फा L1 इंटू डेल्टा टी, और L1 L1 कॉमन ले लिया तो L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट फॉर्म हो गया किसका, लीनियर एक्सपांशन का। अभी रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा एंड बीटा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैं यहां से आप लोगों को एक टर्म और बता रहा हूं, दिस टर्म अल्फा एंड गामा, ओके, ठीक है, ये तो बता दिया हमने एंटायरली, राइट। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, दिस, ये हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अच्छा, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बीटा का टर्म क्या है, बीटा का टर्म क्या है। सेम वे हम लोग को पहले जानना पड़ेगा अबाउट, ओके, इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा अबाउट
लीनियर एक्सपांसन तो हमने पढ़ लिया, एरियल एक्सपांसन और वॉल्यूम एक्सपांसन, वो भी मैं दोनों साइमल्टेनियसली बता देता हूं। अभी एरियल या सुपरफिशियल एक्सपांसन, एरियल एक्सपांसन, अब मैं इसका डेटा नहीं लिखूंगा बट आपको नोट्स जो दूंगा उसमें डेटा रहेगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक मेटल सीट है, मेटल सीट, इसका एरिया इज ए नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका एरिया बढ़ रहा है एंड फाइनली इट बिकम्स 80 एट T डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ, इंक्रीज इन एरिया that becomes 80 minus a naught ना, फाइनल एरिया इज 80 और इनिशियल एरिया इज a naught, और राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ, राइज इन टेम्परेचर विल बी T minus 0 which is T degree Celsius, right, which is T degree Celsius, okay, T degree Celsius। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंक्रीज इन एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड किया, इंक्रीज इन एरिया दैट इज 80 माइनस ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, और 80 माइनस ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, वापस दोनों को हम कंबाइन कर दें तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिलेगा। अब यहाँ एरिया की बात हो रही है, लेंथ वाला टर्म नहीं, लेंथ में तो लीनियर एक्सपांसन था, अभी इसमें क्या मिलेगा, 80 माइनस ए नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू टी, बिकॉज दोनों न्यूमरेटर है, राइट, दोनों न्यूमरेटर के टर्म्स है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वी विल राइट सम कांस्टेंट, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या आएगा, बीटा आएगा, बीटा ए नॉट इंटू टी। अभी यहाँ बीटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ, बीटा जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांसन या सुपरफिशियल एक्सपांसन, एरियल एक्सपांसन या हम इसको सुपरफिशियल एक्सपांसन भी बोलते हैं। तो बीटा का टर्म क्या हुआ, बीटा बिकम्स 80, बीटा चाहिए ना, ये टर्म नीचे लेके आ जाओ, तो 80 माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू टी, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू राइज इन टेम्परेचर, ये बीटा का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे 80 निकालना है, 80, तो 80 क्या मिलेगा, इट विल बी ए नॉट इधर भेज दिया प्लस बीटा ए नॉट इंटू टी। अब यहाँ से 80 मिला मुझे, ए नॉट मैं कॉमन ले लूँ, 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, तो ये हमें फाइनल एरिया मिल गया। आई होप समझ में आया आप लोग को एरिया वाला पार्ट। ये एरियल एक्सपांसन हो गया या सुपरफिशियल एक्सपांसन भी हम लोग इसे बोलते हैं। अब तीसरा जो टर्म है वो वॉल्यूम एक्सपांसन है, वॉल्यूम एक्सपांसन। सो थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपांसन। वॉल्यूम एक्सपांसन के लिए हम लोग क्या बता सकते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई एक मेटालिक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इज V नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स VT एट T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख ले इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट विल बी VT माइनस V नॉट, और राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ, राइज इन टेम्परेचर विल बी T डिग्री, T माइनस 0 दैट इज T डिग्री सेल्सियस। तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है कि VT माइनस V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज V नॉट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, राइट, राइज इन टेम्परेचर। तो दोनों इक्वेशन को वापस हम कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो VT माइनस V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू V नॉट इंटू T, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वी विल राइट सम कांस्टेंट, तो VT माइनस V नॉट इज इक्वल्स टू गामा इंटू V नॉट इंटू T। तो यहाँ गामा जो है ना वो क्या है, गामा
इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ बीटा आया था नया टर्म, वहां क्या आया, गैमा आया, तो गैमा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, राइट। क्या बोलेंगे गैमा को, गैमा विल बी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, राइट। गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो देखिए गामा अगर हमें निकालना होगा तो गामा क्या मिल जाएगा, इट विल बी Vt माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू डेल्टा टी। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन मिल गया, दैट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहां से Vt का दूसरा वैल्यू क्या होगा, Vt विल बी, वी नॉट को इधर भेज दे तो वी नॉट प्लस गैमा वी नॉट इंटू टी, अभी वी नॉट हम कॉमन ले लें, 1 प्लस गैमा इंटू डेल्टा टी, या टी जो भी हम लिखना चाहें, ये हमारे वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पार्ट भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन का बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हम तीनों पार्ट ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इस पे चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा किस में आता है, लीनियर एक्सपांशन में, और बीटा किस में आता है, एरियल एक्सपांशन में। तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो एरिया हमारा ए नॉट है, और ये एक हमने पहले क्या कंसीडर किया, ये मेटल स्क्वायर मेटल सीट है, क्या है ये, स्क्वायर मेटल सीट, एनीवे यहाँ पे लिखा हुआ कंसीडर या फॉर अ स्क्वायर मेटल सीट, क्योंकि जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा, स्क्वायर मेटल सीट स्क्वायर के फॉर्म में, तो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, राइट। तो हमने ले लिया है कि स्क्वायर मेटल सीट, इसका लेंथ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सिंस एल टी इज एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा, एक चीज ये देख लीजिए, अगर ये स्क्वायर मेटल सीट है जिसका ओरिजिनल एरिया ए नॉट है, तो ए नॉट विल बी एल नॉट स्क्वायर, और ए टी क्या होगा, इट विल बी एल टी का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर सीट है स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो लेंथ होता है वही ब्रेथ होता है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इट विल बी एल नॉट इंटू एल नॉट, इट विल बी एल नॉट स्क्वायर, और ये एल टी इंटू एल टी विल बी ए टी, राइट। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें हम लोग इसका, तो एल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, एक कंसिडरेशन है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अगर अल्फा बहुत छोटा हुआ तो अल्फा स्क्वायर का टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो ये पार्ट हम नेग्लेक्ट कर लें, तो बाकी जो बचा उसको एक साथ लिख लें, तो बाकी जो बचा वो क्या बचा, एल टी स्क्वायर। अच्छा, एल टी स्क्वायर क्या है, वो डायग्राम में हमने दिखाया था, एल टी स्क्वायर इज व्हाट, ए टी, और एल नॉट स्क्वायर इज ए नॉट, तो एल नॉट स्क्वायर इज ए नॉट, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। बट ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है, कि सिंस ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट, अच्छा यहाँ पे तो ये मिल गया, ठीक है, बट ऑलरेडी वी नो दैट एरिया वाले टर्म में, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, यही वाला टर्म फिर से, तो ऑलरेडी वी नो दैट ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा है, राइट। एरियल एक्सपांशन के लिए यहाँ लिखा भी होगा शायद, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, हम पहले भी लिख चुके हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ए टी ए नॉट डेल्टा टी 1, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2 अल्फा। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get what, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, या अल्फा इज इक्वल्स टू
beta by 2. So this is the relation between alpha and beta. अब हम लोग चलते हैं अल्फा एंड गामा में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. We can same way establish the relation between alpha and gamma. Right? Relation यहाँ मैंने बता दिया बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा या दैट टर्म. रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा. तो अल्फा एंड गामा में क्या रिलेशन है? जस्ट वी कैन सी अल्फा एंड गामा में. तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, एक मेटल एक क्यूब ले लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, क्यूब. ये क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम ले लेते हैं. यस, ये मेटालिक क्यूब है तो इसका लेंथ इज एल नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम जो है, डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, और वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा हमारा Vt. Vt विल बी LT क्यूब और V नॉट विल बी L नॉट का क्यूब. तो ये टर्म हम लोग लेके यहाँ पे कर सकते हैं सेम वे. तो कैसे करेंगे, यहां हमने ऑलरेडी पढ़ा लेंथ के टर्म में, सिंस LT इज इक्वल्स टू L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये टर्म हमने पढ़ा है. और Vt पढ़ा है, Vt इज इक्वल्स टू V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी. ये टर्म्स अपने को पता है. ठीक है, तो मैं इस टर्म से स्टार्ट करूं और क्यूबिंग बोथ द साइड कर दूं. क्या करूं? क्यूबिंग बोथ द साइड, तो काम हो जाएगा. तो सिंस LT इज इक्वल्स टू L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो क्यूबिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्यूब कर लें. क्यूब करेंगे तो LT क्यूब इज इक्वल्स टू L नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल क्यूब. तो ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, LT का क्यूब, L नॉट का क्यूब, और ये a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब अल्फा क्यूब इंटू डेल्टा टी का क्यूब. राइट, ये हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया. अब फिर से वही पार्ट है कि सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब का टर्म विल बी नेग्लेक्टेड. तो हम कौन सा टर्म नेग्लेक्ट कर लें, यहाँ पे वी कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट, क्यूब वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म. तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स आए, दो टर्म्स इतने. राइट, इतने टर्म्स आ गए, इतने टर्म्स. तो देखें हम लोग, तो हमें मिलेगा LT का होल क्यूब इज व्हाट, LT का क्यूब इज VT ना, VT. L नॉट का V नॉट इन ब्रैकेट 1 का क्यूब इज 1, 3 अल्फा, बाकी कुछ बचा नहीं, सॉरी अल्फा के साथ डेल्टा टी भी है. करेक्ट, यस. तो हम लोग देखें हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है Vt इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस गामा इंटू टी, तो कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें क्या मिलेगा कि देखें ना, Vt V नॉट, Vt V नॉट. I will take it as equation 2 and this is our equation 1. So comparing equation 1 and 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, comparing equation 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट 3 अल्फा के जगह यहाँ क्या है, गामा है. सो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. आई विल राइट गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बाई 3. ऑलरेडी हमने पढ़ा अल्फा आल्सो आई विल राइट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2, ये पढ़ा ना लीनियर और इसमें. तो आई कैन से फ्रॉम दीज टू यू विल गेट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई
3. So this is the relation between all three, alpha, beta and gamma. अब हम बात करेंगे अबाउट द स्पेसिफिक हीट रेशियो. स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो आप ऐसे समझ लीजिए 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना हमें उसे हीट करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट रेशियो. तो स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये टर्म है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा. Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी. m जो है अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी Q जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, m मास ऑफ सब्सटेंस, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर. तो यहां से अगर हमें c चाहिए तो c विल बी Q बाई m इंटू डेल्टा टी. अगर मास हमने 1 kg कर दिया और राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री कर दिया, then C will be equals to Q. C will be equals to Q. यही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड या ऑफ एनी बॉडी is equals to Q. Q is the amount of heat required कब? When the mass of the body is 1 kg and rise in temperature is 1 kg, 1 degree Celsius. तो मैंने भी तो यही बोला ना कि 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए वॉट एवर हीट इज रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट रेशियो. तो ये वही है, अमाउंट ऑफ heat required. Specific heat ratio may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance through 1 degree Celsius. That is the specific heat capacity. Sorry, not ratio, that is the specific heat capacity. Right? तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ऐसे सिमिलर 3-4 डेफिनेशंस और हो सकते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बताया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी सेम. मतलब पूरा डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही है, लास्ट में क्या ऐड कर देना? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, लास्ट में क्या ऐड कर देना? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सेम वे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा? सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ लास्ट में ऐड कर देना एट कांस्टेंट प्रेशर. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर. राइट? अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, दैट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 मोल आ जाएगा. राइट? 1 मोल ऑफ अ गैस, सब्सटेंस नहीं, गैस. इट इज स्पेसिफिकली फॉर द गैस. तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. डेफिनेशन लिख दिया है ऑलरेडी. ये ऑलरेडी हमें पता है पहले से कि ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड्स कौन कौन से हैं. अगर हम मेटल रॉड को हीट करें तो यहाँ से टेम्परेचर यहाँ तक कैरी ऑन हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कंडक्शन. और वाटर को हीट करें तो वाटर मॉलिक्यूल खुद यहाँ से चल के यहाँ जाता है, यहाँ मॉलिक्यूल डज नॉट ट्रेवल. माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस केस में नहीं होता सॉलिड्स के केस में, बट लिक्विड के केस में एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस. और ये तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है रेडिएशन. तो यहाँ 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है. कंडक्शन, it is the process, conduction क्या? it is the process of transfer of heat without actual migration of particle. पार्टिकल खुद माइग्रेट नहीं होता. जैसे सॉलिड के केस में इसके मॉलिक्यूल्स आर वेरी कॉम्पैक्ट ना, बहुत क्लोज है, तो यहाँ से ये हीट एनर्जी रिसीव करता है एंड इट स्टार्ट टू वाइब्रेट करता है, फिर अपना हीट एनर्जी ये दूसरे मॉलिक्यूल को देता है, फिर दूसरा वाला तीसरे वाले को, तीसरा वाला नेक्स्ट वाले को. तो मॉलिक्यूल खुद यहाँ से यहाँ नहीं आता, इट डजंट कम, बल्कि क्या करता है? नेबरिंग मॉलिक्यूल को अपना हीट ट्रांसफर करता है.
सो इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर. एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता. तो विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, दिस इज द कीवर्ड, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, right? So conduction is the process of transfer of heat without actual migration of particles. Example है इसका heating of rod. दूसरा है convection. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो बबल्स क्यों अपीयर होते हैं? बिकॉज वही होता है कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो सबसे पहले जो नीचे के मॉलिक्यूल है दे गेट हीटेड फर्स्ट, और इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है. हमने ऑलरेडी पता है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ा तो इनका साइज बढ़ गया, और वॉल्यूम फिर हमने पढ़ा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो इनका डेंसिटी कम हो गया, तो ये मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम हो गया, और यहाँ जो मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर कम है तो इनका डेंसिटी ज्यादा है, तो कम वाला डेंसिटी वाला ऊपर आ जाता है, ज्यादा वाला डेंसिटी वाला नीचे आ जाता है. तो एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस. तो ये है हमारा मेथड कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज द process of transfer of heat with actual migration of particles. A definition हो गया, process of transfer of heat with actual migration of particles. Example is boiling of water. Radiation, it is the process of transfer of heat which do not require any material medium. Like sun से sun rays कैसे आती हैं? 300 किलोमीटर के ऊपर there is no air, ठीक है, एयर नहीं है, तो सन से सनराइज कैसे आती है? It doesn't require the material medium, they come in the form of electromagnetic wave which is called the radiation. तो they propagate in the form of EM waves. ये रेडिएशन का टर्म हो गया, ठीक है. तो ये भी पार्ट हमने एक्सप्लेन किया. अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट. क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट? क्या है? अगर हम किसी मेटल रॉड को हीट करेंगे तो मान लो उसका लेंथ अगर 1 मीटर है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो बोलेंगे ना, ग्रेडियंट वर्ड अगर फिजिक्स में आए तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है. टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या? इट इज द टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट. एंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एज आई सेड कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया. टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट डिग्री सेल्सियस पर मीटर, राइट. थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग. नेक्स्ट वन, थर्मल कंडक्टिविटी. तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू विद द एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर सपोज हम लोग किसी कोई पतला तवा है और उसके ऊपर रोटी हम लोग बनाते हैं, या तो रोटी कच्ची रह जाती है या तो रोटी जल जाती है. अगर तवा जो है ना, पैन, वो पतला है, बट अगर थिक है तो आसानी से रोटी बनती है, न जलती है न कच्ची रहती है. क्यों? क्योंकि अगर थिक है तो ज्यादा हीट वो होल्ड करके रखेगा, ठीक है. तो होल्ड करके रखेगा मतलब कंडक्ट करेगा, राइट. और जब पतला होगा तो इमीडिएटली वो हीट को ट्रांसफर कर देगा. इट डज नॉट कंडक्ट करके नहीं रखेगा. तो अमाउंट ऑफ हीट जो कंडक्ट होगा बाय एनी मेटल, वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? अगर एरिया ज्यादा है तो ज्यादा हीट कंडक्ट करके रखेगा, कम एरिया है तो कम हीट कंडक्ट करके रखेगा. और टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा. जो मटेरियल का टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसका हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, राइट. तो ये और हाँ, कम टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड कम होगा, ज्यादा टाइम के लिए हीट करेंगे तो ज्यादा होगा. तो यही टर्म्स हमारे. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द हीट कंडक्टेड, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया किसका, तवा वाला, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, एरिया ऑफ द मटेरियल, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, और तीसरा टाइम फॉर विच हीट इज प्रोवाइडेड. टाइम फॉर विच हीट इज प्रोवाइडेड. टाइम फॉर विच हीट इज प्रोवाइडेड. हीट इज प्रोवाइडेड, राइट. तो अब यही फैक्टर्स को हम कंबाइन कर ले तो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड, दैट इज Q, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके है, एरिया. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया.
is directly proportional to temperature gradient, that is dt by dx, and it is directly proportional to the time. तो अब अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो LHS तीनों का सेम है, तो हमें मिलेगा Q इज प्रोपोर्शनल टू A, ये मल्टीप्लीकेशन है सब, तो dt by dx that is temperature gradient into time for which heat is provided. और जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे यहाँ एक टर्म आ जाता है K. K is called coefficient of thermal conductivity. K A dt by dx into T. यहाँ पे K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आगे लिखा है K A dt by dx into T, where K is called the coefficient of thermal conductivity. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू निकाल लें, तो K क्या होगा? Q by A dt by dx into T. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड, जो कि Q है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट टाइम फॉर विच हीट इज प्रोवाइडेड. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट पे चले हम लोग. तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट टाइम. एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स आर हियर कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ बॉडी इज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट टाइम. राइट? तो यहां से हमने इसका यूनिट निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिया. K इज इक्वल्स टू Q बाई A dt बाई dx इंटू टी एंड सो ऑन. जो भी है हमने पूरा यूनिट और डायमेंशन इसका निकाल लिया. ठीक है? तो चैप्टर का नाम हमारा क्या था? थर्मल, दैट वाज व्हाट वी कैन से. आई होप आप लोग को सब कुछ जो है इसमें समझ में आया है. तो चैप्टर का नाम है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एज आई वाज सेड. यस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, चैप्टर का नाम कहाँ चला गया है पता नहीं. ठीक है, एनीवे, तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो मेन पार्ट है, डेरिवेशन वाले कंसेप्चुअल जो पार्ट्स हैं, वो खत्म किया है. तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जो भी हमने एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड. और अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.